गुड मॉर्निंग, राधे राधे। आज हम लोग 31 अगस्त का करंट अफेयर्स देख रहे होंगे कि कौन सी इंपॉर्टेंट खबरें रही हुई हैं जो वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं। द ग्रेट माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट कहाँ का है? तो मालदीव्स का है। और इसको कंप्लीट करने के लिए, इसमें आपको इंफ्रास्ट्रक्चर के जो प्रोजेक्ट हैं उनको कंप्लीट करने के लिए एक इंडिया की कंपनी के साथ उन्होंने एग्रीमेंट साइन किया है, दैट इज एफकॉन्स। और ये प्रोजेक्ट को भारत सरकार फंड कर रहा है। $100 मिलियन की फंडिंग की गई है और इसके अतिरिक्त लाइन ऑफ क्रेडिट, जो कि एक तरीके का सॉफ्ट लोन होता है, वो भी $400 मिलियन का प्रोवाइड कराया गया है। अगर हम आप मालदीव्स में कुछ विकास के काम नहीं करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह नहीं डेवलप करेंगे, तो चीन मालदीव्स के ऊपर नजरे गड़ाए बैठा है और वो अपनी पॉलिसी के तहत, दैट इज द स्ट्रिंग ऑफ पॉल्स के तहत क्या करेगा कि स्ट्रेटेजिक एडवांटेज ले जाएगा। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट आजकल एग्जाम में पूछा जा रहा है कि कौन इनका निर्माण कर रहा है, तो टाटा ग्रुप बना करके दे रहा है, ये भी अपने को पता होना चाहिए। मालाबार एक्सरसाइज किन 4 देशों के बीच होता है? तो इंडिया, यूनाइटेड स्टेट्स, जापान और ऑस्ट्रेलिया। हाल फिलहाल में इसका 25वां एडिशन आपको हुआ है। कहां पर? तो गुयाम आइलैंड्स के पास हुआ है, जो कि अपने आप में कहां पर है? तो पैसिफिक ओशन में है। ये फिलीपींस के पास है एग्जैक्टली, और काफी क्लोज है साउथ चाइना सी से। तो दैट्स द एग्जैक्ट रीजन कि इसका स्ट्रेटेजिक बहुत इंपॉर्टेंस है। इनिशियली मालाबार एक्सरसाइज इंडिया और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच 1992 से शुरू किया गया था, और लेटर ऑन हम लोगों ने चाइना के विस्तारवादी नीतियों को काउंटर करने के लिए इसमें जापान और ऑस्ट्रेलिया को भी एड ऑन किया। अनौपचारिक तरीके से इसको एशियन नाटो भी कहा जाता है। नाटो हमको आपको पता है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसके तहत यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के नेतृत्व में ये बहुत सारे देशों का आपको सैन्य संगठन है, और ऐसा ही एक उसी की तर्ज पर ये जो क्वाड है उसको एशियन नाटो कहा जा रहा है, लेकिन अनौपचारिक तौर से ऐसा कोई ऑफिशियल शब्द नहीं है। मेकेदातु प्रोजेक्ट काफी चर्चा में है। 400 मेगावाट का ये प्रोजेक्ट है और 9,000 करोड़ रुपए इसमें खर्च किए जा रहे हैं। इमेज में आप देख सकते हैं कि कहां पर इसका निर्माण किया जा रहा है, तो कर्नाटका में, और इसी को लेकर के तमिलनाडु और कर्नाटका के बीच अभी हाल फिलहाल में डिस्प्यूट चल रहा है। बिकॉज तमिलनाडु का मानना है कि एक बार मेकेदातु अगर डैम बन गया, ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया, तो कावेरी नदी के ऊपर जिस जल की आपूर्ति, कावेरी नदी से जिस जल की आपूर्ति तमिलनाडु को की जाती है, उस जल की आपूर्ति में कमी आएगी। एंड दैट्स द एग्जैक्ट रीजन कि तमिलनाडु अभी हाल फिलहाल में सुप्रीम कोर्ट गया है ताकि तत्काल प्रभाव से इस प्रोजेक्ट को बंद करवाया जा सके। कर्नाटका ने बोला है कि उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है और किसी भी कीमत में इसको लोग बंद नहीं करेंगे। तो प्रीलिम्स प्रोस्पेक्टिव से जानिए किस नदी के ऊपर मेकेदातु है, तो कावेरी के ऊपर। किन 2 राज्यों के बीच डिस्प्यूट चल रहा है, तो कर्नाटका और तमिलनाडु के ऊपर। और एग्जैक्ट किस जगह पर इस डैम का निर्माण, इस प्रोजेक्ट को एक्सिक्यूट किया जा रहा है, तो रामानगरम डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका है। और इसके अतिरिक्त बेंगलुरु और रामानगरम जिलों को यहाँ से पीने का स्वच्छ जल उपलब्ध कराया जाएगा। और जैसा कि हम आपको बताएं कि 400 मेगावाट बिजली भी आपको उत्पन्न करने की योजना। चिल्ड्रंस क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स किसने जारी किया है, तो यूनिसेफ ने जारी किया है। साथ ही साथ उन्होंने एक रिपोर्ट भी जारी किया है जिसका नाम है द क्लाइमेट क्राइसिस इज अ चाइल्ड राइट्स क्राइसिस, इंट्रोड्यूसिंग द चिल्ड्रंस क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स। चूंकि किसी भी नेचुरल कैलामिटी के कारण, जो कि यूजुअली क्लाइमेट चेंज का एक साइड इफेक्ट है, उसके कारण छोटे बच्चे सबसे ज्यादा दुष्प्रभावित होते हैं। बड़े लोग तो यूजुअली बहुत जल्दी काम पर चले जाते हैं, लेकिन सुनामी, अर्थक्वेक वगैरह आने के बाद बहुत समय तक जो है सो कि स्कूल्स वगैरह बंद कर दिए जाते हैं, और इसके कारण जो छोटे बच्चे हैं वो ठीक से उनकी पढ़ाई लिखाई नहीं हो पाती है। इसके अतिरिक्त जो सड़कों पर रहने वाले अनाथ बच्चे हैं, उनके लिए भी बहुत समस्या उपलब्ध हो जाती है, उनके ब्रेड एंड बटर के ऊपर भी बात आ जाती है। तो इस इंडेक्स में पाकिस्तान 14वें नंबर पर है, बांग्लादेश 15वें पर है, अफगानिस्तान 25वें नंबर पर है, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट, इंडिया 26वें नंबर पर है। BVV87 क्या है, तो ये एक इनएक्टिवेटेड वायरस वैक्सीन है, और हाल फिलहाल में जो इंटरनेशनल वैक्सीन इंस्टीट्यूट है उसने अनाउंस किया है कि भारत बायोटेक चिकनगुनिया का एक वैक्सीन बनाने के काफी करीब है, जिसका नाम है BBV87,
और इसको दुनिया की पहली चिकनगुनिया के लिए वैक्सीन का आपको खिताब दिया जा सकता है। बिकॉज करेंटली देयर इज नो कॉमर्शियल वैक्सीन फॉर चिकनगुनिया। चिकनगुनिया मॉस्किटो के काटने से होता है, वायरल बेस्ड डिजीज है, और पहली बार ये आपको तंजानिया अफ्रीका में 1952 में अस्तित्व में आया था। इसके अतिरिक्त साइंस के हिसाब से क्या पूछते हैं एग्जाम में कि किस आपको मच्छर के काटने से चिकनगुनिया होता है, तो एडीज इजिप्टी और एडीज एल्बो पिक्टस मॉस्किटोज के काटने के कारण आपको ये होता है। और ये दोनों मॉस्किटोज सेम है, इन्हीं मॉस्किटोज के कारण डेंगू भी होता है और आपको चिकनगुनिया भी होता है। दुनिया में चूंकि कोई कॉमर्शियल चिकनगुनिया की वैक्सीन नहीं है, ऐसे में BBV87 आपको क्वाइट इंपॉर्टेंट है। कहीं ना कहीं ये सैटेलाइट लॉन्च से संबंधित भी नाम लग रहा है, राइट। तो ये अपने को कंफ्यूज नहीं करना है, ये इनएक्टिवेटेड वायरस वैक्सीन है चिकनगुनिया के लिए। और बनाने वाले कौन लोग हैं, तो भारत बायोटेक है। तो इंडिया के लिए कहीं ना कहीं ये अपने आप में प्राउड मोमेंट है। हवाना सिंड्रोम फिर से चर्चा में है। 2016 में यूएस के डिप्लोमेट्स ने किस चीज का कंप्लेन किया था कि उनको बहुत स्ट्रेंज साउंड, अल्ट्रासोनिक वगैरह साउंड के सामने वो एक्सपोज हुए थे, और उसके कारण उनको बहुत सारी मानसिक बीमारियों से गुजरना पड़ा था। उसको हम हवाना सिंड्रोम के तौर से जानते हैं। और इसके लिए आपको मोस्टली ऐसे डिस्टर्बिंग साउंड्स, बेसिकली अल्ट्रासोनिक वगैरह जिम्मेदार मानी जाती हैं। तो हवाना सिंड्रोम किससे संबंधित रोग है, तो ये आपको एडवर्सली अफेक्टेड होना बहुत ही आपको सीवियर साउंड वेव से, देख सकते हैं कि हेडेक वगैरह से लेकर के आपको बहुत सारी इसमें समस्याएं होती हैं। उसकी अगली खबर बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बट जान लीजिए कि रेड बुल्स टीम के मैक्स वर्स्टापेन हाल फिलहाल में बेल्जियन ग्रैंड प्रिक्स जीते हैं। और ये बेल्जियन ग्रैंड प्रिक्स क्या है, तो फॉर्मूला 1 रेसिंग है, कार रेसिंग है ये, और उसको जीतने वाले आपको मैक्स वर्स्टापेन है। और इनकी टीम का नाम क्या है, तो रेड बुल है। बहुत इंपॉर्टेंट खबर नहीं है। अगली खबर बहुत इंपॉर्टेंट है। कर्नाटका के बाद मध्य प्रदेश भारत का दूसरा ऐसा राज्य होता है जो कि इम्प्लीमेंट किया है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को। 2020 की जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी थी, जो कि 34 ईयर्स के बाद आई है, इसको एक्सेप्ट करने वाला, इसको इम्प्लीमेंट करने वाला पहला कौन सा राज्य था, तो कर्नाटका था। येदियुरप्पा साहब ने इम्प्लीमेंट किया था। और दूसरी शिवराज सिंह चौहान सरकार मध्य प्रदेश की है, जिसने इस नई आपको शिक्षा नीति को अपने यहाँ इम्प्लीमेंट किया है। पहले का जो ट्रेडिशनल 10+2 वाला कॉन्सेप्ट होता था, उसको हटा करके इसमें 5+3+3+3 की बात की गई है। और साथ ही साथ शिक्षा के इनिशियल स्टेजेस से ही व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रोवाइड करवाया जाएगा। 1985 में चाइना ने जब अपने यहाँ ओपन डोर पॉलिसी लाई, खुले द्वार की नीति लाई, उसके बाद उन्होंने छोटे बच्चों के लिए भी व्यावसायिक प्रशिक्षण पे बहुत ध्यान दिया। और वही रीजन है कि आज के तारीख में चाइना बहुत संपन्न हो रखा है। दुनिया के सबसे ज्यादा अरबपतियों की सूची में नंबर 1 पर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका नहीं है, बल्कि चाइना है। तो लॉन्ग रन में मोदी साहब की एक नीति जो बहुत इंडिया के लिए बेनिफिशियल होने वाली है, वो न्यू एजुकेशनल पॉलिसी है। और इसको कर्नाटका के बाद मध्य प्रदेश दूसरा राज्य बनता है जो इसको इम्प्लीमेंट करता है। आयुष यूनिवर्सिटी, हाल फिलहाल में प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद साहब ने इसका फाउंडेशन स्टोन रखा है। और ये पहला आयुष यूनिवर्सिटी होगा उत्तर प्रदेश में। ये पारंपरिक शिक्षा पद्धतियों को आयुष कहा जाता है। आयुर्वेदा हो गया, यूनानी हो गया, सिद्धहस्त हो गया, योग हो गया और होम्योपैथिक हो गया। और कहां पर फर्स्ट आयुष यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश का बनाया जाएगा, तो ये गोरखपुर में बनाया जाएगा। और इसका नाम क्या होगा, तो गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय होगा। गोरखनाथ धाम से ही संबंधित है उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ साहब, और उन्हीं की परंपरा रही हुई है। उन्हीं का जो मठ है, उन्हीं के पूर्व मठाधीश के नाम पर इसका नाम गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय होगा। इंटरनेशनल डे अगेंस्ट न्यूक्लियर टेस्ट किस तारीख को मनाया गया है, तो 29 अगस्त को मनाया गया है। और इसका हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस क्या है कि 2009 से इसको यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली ने एंडोर्स किया और 2009 से इसको मनाया जा रहा है।